चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। जिन बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेके बीजेपी देश भर में विभिन्न प्रकार की राज्यसभा करती है, आज उसी बाबा साहब अंबेडकर की संविधान को बीजेपी की केंद्र सरकार के मंत्री उसका खुलेआम अपमान करते हैं। ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮತನ ನಮಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ, ಜಾತ್ಯಾತೀತರು ಅಂತ. ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವನಾದ್ರೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಲಿಂಗಾಯತ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದು, ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವಿರೋದು, ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ. 10 सूत्र का एक आर्टिकल जिसमें 6000 लॉ ग्रेजुएट्स के मामले में एमपी स्टेट बार काउंसिल को नोटिस। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को उन 6000 लॉ ग्रेजुएट्स के नामांकन लंबित रखने के लिए नोटिस जारी किया है, जिनके नामांकन पिछले 4 महीने से अटके हुए हैं। जानें क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को उन 6000 लॉ ग्रेजुएट्स के नामांकन लंबित रखने के लिए नोटिस जारी किया है, जिनके नामांकन पिछले 4 महीने से अटके हुए हैं। हाई कोर्ट ने 26 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है। क्या है पूरा मामला। याचिका के अनुसार राज्य बार काउंसिल की निष्क्रियता के कारण हजारों लॉ ग्रेजुएट्स अपने पेशेवर करियर में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया में देरी संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी का उल्लंघन करती है, जो रोजगार का अधिकार देता है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राज्य बार काउंसिल को नामांकन समिति की बैठक जल्द से जल्द बुलाने का निर्देश देने की मांग की गई है। खास बिंदुओं से जानें पूरा मामला। हाई कोर्ट का नोटिस। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है, क्योंकि 6000 लॉ ग्रेजुएट्स का नामांकन अभी तक लंबित है। याचिका का उद्देश्य। याचिका में बार काउंसिल की निष्क्रियता को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि इससे हजारों लॉ ग्रेजुएट्स के पेशेवर उन्नति में बाधा उत्पन्न हो रही है। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। याचिकाकर्ता का दावा है कि नामांकन प्रक्रिया में देरी अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत उनके अधिकारों का उल्लंघन है। प्रोसेसिंग में देरी। पिछली बार 29 जुलाई 2024 को नामांकन समिति की बैठक हुई थी और तब से अब तक कोई नई बैठक नहीं हुई है। न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों पर प्रभाव। नामांकन में देरी से न्यायिक सेवा के योग्य उम्मीदवारों की संख्या पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि परीक्षा के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस आवश्यक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को नोटिस क्यों जारी किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को 6000 लॉ ग्रेजुएट्स के नामांकन में देरी के कारण नोटिस जारी किया है। याचिका में राज्य बार काउंसिल पर क्या आरोप लगाए गए हैं। याचिका में राज्य बार काउंसिल पर नामांकन प्रक्रिया में अनुचित देरी का आरोप लगाया गया है, जो कानून स्नातकों की पेशेवर उन्नति में बाधा डालता है। नामांकन में देरी से लॉ ग्रेजुएट्स पर क्या प्रभाव पड़ा है। नामांकन में देरी के कारण लॉ ग्रेजुएट्स का पेशेवर करियर बाधित हो रहा है और वे अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में नामांकन का क्या महत्व है? मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल जज बनने के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस आवश्यक है, जो नामांकन प्रक्रिया के बिना संभव नहीं है। हाई कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई की तारीख क्या तय की है? हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर 2024 को निर्धारित की है। इस खबर की प्रामाणिकता के लिए एक और आर्टिकल जो कि लाइव लॉ ने प्रकाशित किया है 13 नवंबर 2024 को। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 6000 लॉ ग्रेजुएट्स के नामांकन को लंबित रखने के लिए स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी किया, जिसमें 4 महीने से वकीलों का नामांकन नहीं होने का आरोप लगाया गया है। इंदौर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव राकेश सिंह भदौरिया द्वारा दायर याचिका के अनुसार लगभग 6000 कानून स्नातकों के नामांकन की प्रतीक्षा में एक प्रशासनिक बैकलॉग है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है। नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसपी हिंदी न्यूज। साथियों, जैसा कि भारत देश में भारत के 80% लोग भारत के ही संविधान से नफरत करते हैं। यदि यह कहना गलत भी है तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि भारत का संविधान अगर भारतवासियों को स्वीकार है तो कम से कम 80% लोगों को यह सहजता से आसानी से स्वीकार नहीं है। इसके कुछ उदाहरण हम आपके सामने पेश करेंगे। जैसे कि केंद्र सरकार में मंत्री रहे अनंत कुमार हेगड़े, जो कि यह बयान देते हैं कि हम सत्ता में संविधान को बदलने के लिए ही आए हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार भी संविधान के विपरीत कार्य करती है, अर्थात नफरत करती है। और यदि नफरत भी नहीं करती तो संविधान उनको सहजता से स्वीकार नहीं है। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं राज्य सरकार का। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, जो कि भाजपा सरकार थी, लगभग उन्होंने 1.5 दशक तक मध्य प्रदेश में शासन किया शिवराज सिंह चौहान ने। और उनके शासनकाल में वर्ष 2011 में शिक्षकों की भर्ती हुई और उसके बाद में वर्ष 2023 में भर्ती हुई। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(g यानी कि रोजगार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन, यानी कि भारतीय संविधान का उल्लंघन था। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान संविधान से नफरत करते थे। अगर नफरत नहीं करते थे तो इससे स्पष्ट होता है कि वह भारतीय संविधान को सहजता से स्वीकार नहीं करते थे। तीसरा उदाहरण हम ले लेते हैं साथियों न्यायपालिका से। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और उमेश ललित की पीठ ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की बात कह के SC/ST एक्ट में संशोधन कर दिया और उसको निष्क्रिय बना दिया। जबकि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता ही नहीं है। अगर वो दुरुपयोग की बात आए तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि ऐसे मामलों को निपटाने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए, यानी कि समाज में अशांति ना फैले, होस्टाइल बयान फरियादी पक्ष से दिलवाते हैं। और ये जो न्यायाधीश महोदय हैं वह होस्टाइल बयान इसलिए दिलवाते हैं क्योंकि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में समन का अर्थात राजीनामा का प्रावधान नहीं है। इसलिए वह होस्टाइल बयानों के आधार पर
इन मामलों को निपटाते हैं। तो इस प्रकार फाइलों में वह दुरुपयोग दिखता है कि यह झूठे मामले थे, जबकि ऐसा नहीं है, वह मामले सच थे। समन का प्रावधान न होने की वजह से फाइलों को निपटाना, समाज में शांति स्थापित करने के लिए जब पक्षकार सहमत हो जाते हैं तो उन फाइलों को निपटा देते हैं न्यायाधीश महोदय। लेकिन यह बेहद गलत है कि सच्चाई को दबा करके कुछ लोग काले कोट में कौए का काम कर रहे हैं। इस पर हमने एक दोहा लिखा कि पीर पराई पार की उसको कहिए संत, कौआ काले कोट में मारे चोंच अनंत। या काले कोट में अर्थात वकीलों और न्यायाधीशों के रूप में जो भारतीय संविधान से नफरत करते हैं वह कौए का काम करते हैं। वह दूसरों के दुखों को नहीं समझते और वास्तविकता को न देख करके वह केवल अपने मनमाने आचरण के आधार पर डिसीजन देते हैं और अपना मनमाना आचरण कानूनों को, संविधान को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते हैं। तो जब होस्टाइल बयान के आधार पर निर्णय दिया जाता है, जबकि उनके साथ में वास्तव में घटना हुई होती हैं, उत्पीड़न हुआ होता है, तो उनके आधार पर उन्होंने दुरुपयोग बता दिया। तो इससे पता चलता है कि वास्तविकता को देखते हुए भी वास्तविकता स्वीकार न करना कहीं न कहीं संविधान से नफरत है। और संविधान से नफरत भी नहीं है तो कम से कम यह स्पष्ट है कि संविधान संहिता से कई न्यायाधीशों में 80% न्यायाधीशों को संहिता से स्वीकार नहीं है। अब हम चौथा उदाहरण ले लेते हैं एडवोकेट्स यानी कि वकीलों का। मध्य प्रदेश के स्टेट बार काउंसिल के निष्क्रिय होने का उदाहरण जो कि हमने अभी जो ऑडियो के माध्यम से हम 10 सूत्र की आर्टिकल के आधार पर और द लाइव लॉ के आर्टिकल के आधार पर हम बता रहे हैं, यानी कि निष्क्रियता दिखाई है। आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी ने किया है। तो इससे पता चलता है कि स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी और ऑल स्टेट के स्टेट बार काउंसिल संविधान से नफरत करते हैं। और यदि नफरत भी नहीं करते तो यह स्पष्ट है कि इनको संविधान सहजता से स्वीकार नहीं है। इसके साथ साथ ही पांचवा उदाहरण हम ये ले लेंगे कि DY चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया था कि आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन करते हुए सभी राज्यों के स्टेट बार काउंसिल ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं। इससे जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वह अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं, यानी कि वह मनपसंद का पेशा नहीं चुन पाते। जबकि आर्टिकल 19(1) सबको रोजगार का अधिकार देता है, अपने मन मुताबिक रोजगार करने का अधिकार देता है। जब भारत के सभी स्टेट बार काउंसिल मनमानी फीस वसूल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि DY चंद्रचूड़ ने इनको दिग्दंड दिया और बताया कि इनसे फीस ना वसूली जाए, क्योंकि एडवोकेट एक्ट 1961 में इतनी फीस का प्रावधान नहीं है। केवल 750 जनरल कैटेगरी से और 125 आरक्षित कैटेगरी से फीस लेने का प्रावधान है। तो आप 20-20 या 25-25 हज़ार फीस क्यों ले रहे हैं? तो इससे स्पष्ट होता है कि राज्यों के जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके जो संगठन हैं, वह भी कहीं न कहीं भारतीय संविधान से नफरत करते हैं। और यदि नफरत भी नहीं करते तो इस निष्क्रियता से और भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के उल्लंघन से स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं ये भारतीय संविधान को सहजता से स्वीकार नहीं करते। तेलंगाना हाई कोर्ट का पांचवा उदाहरण हम ले लेते हैं साथियों। तेलंगाना हाई कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि 3000 रजिस्ट्रेशन फीस लेती है, उस पर भी एक याचिका चल रही है और वह भी क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान से नफरत करते हैं,
यानी कि वह भी सहजता से स्वीकार नहीं करते। जो एडवोकेट एक्ट 1961 में प्रावधान है उसका पालन नहीं कर रहे, यानी कि वह भी मनमाना आचरण कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में 80% लोग भारतीय संविधान से नफरत करते हैं, और यदि नफरत भी नहीं करते तो मजबूरी में वह संविधान को स्वीकार करते हैं, सहजता से स्वीकार नहीं करते। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।